तो जो हमारी पिछली क्लास हुई थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने हीट क्या होता है और वर्क क्या होता है इस बारे में डिस्कशन किया था। उम्मीद है कि तुमको वो चीज़ें याद होंगी। तो अगर तुम्हें इफ़ नाउ ये बात पता है कि हीट क्या होता है मैम, वर्क क्या होता है, सो मेरा बस इतना कहना है कि फिर आपको एक और टर्म अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए रेडी रहना चाहिए, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। जैसा कि मैंने जब स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस पढ़ाया था, तो उस वक्त मैंने तुमको बताया था कि कई किताबों में आपको इंटरनल एनर्जी यू सिंबल से देखने को मिलेगी, कई किताबों में आपको ई सिंबल से देखने को मिलेगी। इवन जब मैंने खुद की पढ़ाई की है 12th तक, तो मैंने यू सिंबल देखा है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने ई सिंबल के साथ काम किया है। बट कैसा होता है, ई जनरली एक फीलिंग देता है यार कि ई फॉर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्लिक नहीं होता है उतना आसानी से, क्योंकि अब तो एनर्जी तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी आ गई हैं, अभी और भी आएंगी आगे। तो इसीलिए हम लोग हमारे सिलेबस में इंटरनल एनर्जी को कौन से सिंबल से इंडिकेट करेंगे, यू। बट अगर कल को कभी फ्यूचर में तुमने किसी बुक को देखा तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मेरी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, चलो और क्या बातचीत है। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं यार जो तुम इंटरनल एनर्जी के बारे में पहले से जानते हो। पहले से तुम ये जानते हो कि इंटरनल एनर्जी आप लोगों की एक स्टेट फंक्शन है। ये तो जानते हो ना कि इंटरनल एनर्जी आप लोगों की क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। अगर इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब वो डिपेंड कर रही होगी स्टेट वेरिएबल्स पर। ये बात मानते हो कि अगर वो एक स्टेट फंक्शन है तो इंटरनल एनर्जी यानी कि यू वो डिपेंड कर रहा होगा किस चीज पर, आप लोगों के स्टेट वेरिएबल्स पर। अब स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं ये भी हमने पढ़ा है। स्टेट वेरिएबल होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है टेम्परेचर, राइट। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी बेसिकली डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर और टेम्परेचर पर। अभी इंटरनल एनर्जी किसकी, इसके बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। इंटरनल एनर्जी सॉलिड की, इंटरनल एनर्जी गैस की, इंटरनल एनर्जी लिक्विड की। मैं एक जनरलाइज बातचीत कर रही हूँ कि वो जनरलाइज बातचीत में इंटरनल एनर्जी आखिर क्या है और किस पर डिपेंड करेगी। तो कैसा है कि अभी तुम्हारे आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें दिख रही होंगी। अब इतनी आजू बाजू तो तुम्हारे पास चीज़ें हैं, लेट्स से मेरे आजू बाजू रिमोट रखा है, मोबाइल रखा है, किताब रखी है, डायरी रखी है, मार्कर रखे हैं, बेंच है, डेस्क है ना, मेरी खुद की स्किन है, मेरे बाल है, नाखून है, कोई भी चीज़ जो आपके आजू बाजू में है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली अगर आप बोलते हो कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी एनर्जी है, सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इतनी एनर्जी है, आप उस एनर्जी से आप क्या बताना चाहते हो। बचपन से फिजिक्स की लैंग्वेज में आप अभी तक ये पढ़ते आए हो कि किसी भी बॉडी की अगर आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो किसी भी बॉडी की आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, ठीक है, जो कि स्पीड की वजह से आती है, उसके मोशन की वजह से आती है ना। अगर बॉडी मोशन कर रही है तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। अगर पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे तो बॉडी, या तो अगर लेट्स से वो अनचार्ज्ड बॉडी है तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, या फिर अगर मान के चलते हैं आपकी बॉडी चार्जेस वाली है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी यानी कि mgh वाली पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी आपकी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया होगा अभी तक, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। इतना तो भैया हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी के अलावा, काइनेटिक एनर्जी के अलावा भी कुछ एनर्जीज होती हैं किसके पास, आप लोगों के उस पर्टिकुलर बॉडी के पास। दैट एनर्जी इज बेसिकली नोन एज इंटरनल एनर्जी। मैं अभी समझाऊंगी कि इंटरनल एनर्जी बेसिकली किसकी वजह से है। बट दैट एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी के अलावा, जैसे भी मैं रेस्ट पर हूँ, मान लो मैं रेस्ट पर हूँ तो मेरे अंदर कोई मोशन ही नहीं हो रहा, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। मैं एक अनचार्ज्ड बॉडी हूँ तो मेरे पास कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं,
तो वो भी जीरो। मान लेते हैं मैं ग्राउंड पे लेटी हुई हूँ, मतलब मैंने जिस ग्राउंड को मेरा रेफरेंस माना है कि इसके रिस्पेक्ट में मैं मेरी हाइट कैलकुलेट करूंगी, अगर फिजिक्स के साथ तुम्हारा थोड़ा भी वास्ता है तो उस रेफरेंस ग्राउंड के मैंने क्या मान लिया, जीरो। तो मेरे पास तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh भी जीरो होगा। तो ऐसे में क्या मेरी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी नहीं है? क्या मैं एक बिना एनर्जी वाली बॉडी हूं? नहीं, मेरी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी बॉडी के अंदर, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसके पास उसकी खुद की एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। जब बाकी सारी एनर्जीज, ये एनर्जीज कैसी है, ये मैक्रोस्कोपिक एनर्जीज है, ठीक है। ये कैसी एनर्जीज है? ये आप लोगों की मैक्रोस्कोपिक एनर्जीज है। मैक्रोस्कोपिक मतलब बॉडी लेवल पर, है ना, बॉडी लेवल पर एनर्जी है, मैक्रोस्कोपिक लेवल की एनर्जी है। और इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल की एनर्जी होती है, एटॉमिक लेवल की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल की एनर्जी होती है। ये एक माइक्रोस्कोपिक लेवल की एनर्जी होती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपको भले ही अभी स्टेशनरी दिख रहा है, उसमें आपको उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं दिख रही, आपको वहां पे उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिख रही, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको रेस्ट पे दिख रहा है, आपको वो ग्राउंड पे लेटा हुआ दिख रहा है, उसके पास कोई हाइट नहीं है, वो अनचार्ज्ड है, तो आप कहोगे यार उसके पास टोटल एनर्जी जीरो। ये गलत है। उसके पास एक टोटल एनर्जी है, और उस टोटल एनर्जी को हम लोग कहते हैं, मतलब उसके पास एक टोटल एनर्जी है, और उस पर्टिकुलर एनर्जी को, क्यों टोटल एनर्जी किसकी वजह से, एक सर्टेन उसकी खुद के वजह से है, तो उसकी खुद की एनर्जी बेसिकली क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी। चाहे वो मोशन करे ना करे, वो एनर्जी हमेशा उसके साथ रहेगी। चाहे वो सर्टेन हाइट पर हो या ना हो, वो एनर्जी हमेशा उसके साथ रहेगी। चाहे उसके पास चार्ज हो या ना हो, एनर्जी हमेशा उसके साथ रहेगी। दैट एनर्जी इज बेसिकली इंटरनल एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि मैडम ये आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, क्या है भाई ये कहानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर? तो देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी मैटर है, मैं सॉलिड लिक्विड या गैस के बारे में बात नहीं करी, मैं जनरलाइज बात कर रही हूँ, कोई भी आपके पास एक मैटर है, तो मैटर के अंदर में जो एटम्स होते हैं या फिर उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, अपनी पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं, है ना, दुगड़ुक 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 वाइब्रेट करते हैं वो लोग। तो उस वाइब्रेशन की वजह से भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। खैर अभी मेरे पास मोबाइल रखा हुआ है, मेरे बाजू में डस्टर रखा हुआ है, तो उस डस्टर के अंदर में जो उसके एटम्स होंगे, उस प्लास्टिक के जो एटम्स होंगे, क्या वो एटम्स वाइब्रेट कर रहे होंगे? बिल्कुल वो वाइब्रेट कर रहे हैं। बट सॉलिड के केस में ये वाइब्रेशन इतना 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 स्लो होता है कि सॉलिड और लिक्विड्स के केस में कि हम लोगों को फील ही नहीं हो पाती भाई, उसकी फील ही नहीं हो पाती। बट इट डजंट मीन्स कि वहाँ वाइब्रेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि वहाँ वाइब्रेशन नहीं है। हर मैटर के पास उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल हमेशा 3 टाइप के मोशंस करते हैं। अब मैटर के पास बोलो कौन सा पार्टिकल होता है? एटम होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। तो उसका इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट करेगा, उसका प्रोटॉन भी वाइब्रेट करेगा, सब 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 वाइब्रेशन होंगे वहाँ पे, अच्छे लेवल के वाइब्रेशंस होंगे वहाँ पे। क्या होंगे वहाँ पे? अच्छे लेवल पे वाइब्रेशंस होंगे। क्या सिर्फ वाइब्रेशन ही होते हैं क्या? नहीं, वाइब्रेशन के अलावा उस पर्टिकुलर मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन के अलोंग रोटेट भी करते हैं, ठीक है, मतलब वो रोटेशन भी करते हैं, रोटेशन मोशन भी वो परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों का मैटर है, उस मैटर के जो पार्टिकल्स है वो ट्रांसलेट भी करते हैं। ट्रांसलेट का मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करना, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप किसी सब्सटेंस की बॉडी लेवल पर काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दो, आप उसका मोशन जीरो कर दो, तो क्या आप उसके अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है, क्या आप, या उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या आप उनके वाइब्रेशन को, उनके रोटेशन को, क्या आप उनके ट्रांसलेशन को आप जीरो कर सकते हो? क्या एटम को भाई तू देख नहीं सकता, तो उसके पकड़ कर उसको कैसे रोककर उसके वाइब्रेशंस को कंट्रोल करोगे? आप नहीं कर पाओगे ना। तो इसका मतलब चाहे एक बॉडी रेस्ट पे ही क्यों ना आ जाए, है ना, चाहे हम मर ही क्यों ना जाए, हमारे अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं बची, हम ग्राउंड पे पड़े हुए हैं, हमारे अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बट स्टिल हमारी बॉडी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन
इंटरनल एनर्जी होती है। और वो इंटरनल एनर्जी किस वजह से होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो या किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, लेट से एटम या फिर मॉलिक्यूल्स है ना, ये लोग क्या कर रहे होंगे? ये लोग ट्रांसलेशन कर रहे होंगे। ट्रांसलेशन का मतलब मोशन कर रहे होंगे लीनियरली, राइट। ये लोग क्या कर रहे होंगे? ये लोग रोटेशन कर रहे होंगे। तो यानी कि रोटेशन की वजह से भी आपको वहां पे एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है ये क्या कर रहे होंगे? ये वाइब्रेशंस कर रहे होंगे। तो आपको वाइब्रेशंस की वजह से भी बोलो क्या होगी? एनर्जी देखने को मिलेगी। आपको वाइब्रेशंस की कभी फील नहीं आएगी, ठीक है, आपको कभी फील नहीं आएगी, बट उसके अंदर ये सारे फिनोमेना हो रहे होंगे। उसके अंदर ये सारे फिनोमेना हो रहे होंगे। ये तो मैंने एटॉमिक लेवल पे बात की, बट एटम के अंदर भी तो दुनिया होती है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन एटम्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा उनके पास और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, राइट। उनके पास और भी बहुत सारे क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे फर्मियॉन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस पर मैं अभी बहस नहीं करूंगी, ठीक है, उसमें मैं बहस नहीं करूंगी, तो उसको हम लोग बातचीत नहीं कर रहे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वहां पे रह रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियस है कि चार्ज बॉडीज हैं, तो वहां पे भी तो मैडम कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, बिल्कुल। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपके पास वहां पे भी एनर्जी होगी। और वो एनर्जी बोलो किसकी वजह से होगी? वो लेट से इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपके बेसिकली इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके लेवल्स पर वो एक एनर्जी वहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। उस लेवल पर आपको एक एनर्जी देखने को मिल रही है। और भी कोई एनर्जीज है क्या जो होती हैं और हमको नहीं पता है एक पार्टिकल के अंदर? बिल्कुल, उसके अंदर उसकी कुछ न्यूक्लियर एनर्जी भी होंगी। तो ऐसी डॉट 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 बहुत सारी एनर्जीज होंगी। आपको उन बहुत सारी एनर्जीज पे अपना खोपड़ी नहीं चलानी है, ठीक है। मैंने क्या क्या बता दिया कि काइनेटिक, ये जो ये बताई ना, ये सारी काइनेटिक एनर्जीज। हाँ, काइनेटिक एनर्जीज होंगी ट्रांसलेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्या सुन के अजीब लग रहा है? पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा ना एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, तो ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, उस इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और क्या होगी? एटम लोगों के पास, एक एटम अगर मान लेते हैं मॉलिक्यूल बना हुआ है, लेट्स से अगर कोई कंपाउंड बना हुआ है तो बॉन्ड्स बने हुए होंगे, तो बॉन्ड्स के पास भी तो एनर्जी होती है भाई, तो बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, वहां पे क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी भी होगी। मैं बॉन्ड एनर्जी को बी लिखती हूं। तो इनडायरेक्टली ये जो सारी एनर्जीज है ना, बल्कि हो सकता है मैंने कुछ एक आधी छोड़ दी हो, बट ये सारी की सारी एनर्जीज को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। बस खत्म। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, जो एक्चुअली उसके विथिन होती है, उसके एटम्स के अंदर होती है, उसके मॉलिक्यूल्स के पास होती है, उनके काइनेटिक पोटेंशियल मतलब उनके ट्रांसलेशन की वजह से, उनके वाइब्रेशन की वजह से, उनके रोटेशन की वजह से, उसको बेसिकली हम लोग उन सारी एनर्जीज के सम को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो इमेजिन करिए कोई ऑब्जेक्ट अभी पड़ा हुआ है, लेट्स से बाजू में किताब पड़ी हुई है, क्या उस किताब के पास इंटरनल एनर्जी है? बिल्कुल उसके पास इंटरनल एनर्जी है। क्या मैम आप उस इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो भाई मैं उसकी वेलोसिटी निकालूंगी, मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगी। अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगी। अगर कोई बॉडी सर्टेन हाइट पर है तो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगी। बट अगर मान लेते हैं कोई बॉडी आपको दी जाए, आपको बोला जाए उस पर्टिकुलर बॉडी की इंटरनल एनर्जी निकालो, तो देखो हम लोग एटम्स को देख तक नहीं सकते, उन एटम्स के वाइब्रेशंस, उनके रोटेशंस, उनके ट्रांसलेशंस, इनकी एनर्जी में कैसे कैलकुलेट करूं? हाँ वैसे मैं बता दूं, हायर स्टैंडर्ड्स में इनके एनर्जीज को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं, बट वो भी उतने डिटेल नहीं है। मतलब
अगर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वाइब्रेशन बताओ, इसकी बताओ, उसकी बताओ, तो एग्जैक्टली नॉट पॉसिबल, वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई तुमसे ये कहे क्या आप एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेट कर सकते हो, तो हमको ये बताना है कि नहीं भाई, हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या नहीं कर सकते, कैनॉट बी कैलकुलेट, कैनॉट बी डिटरमाइंड, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो मैम अगर आप इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते तो फिर आप आगे की केमिस्ट्री में यूज़ कैसे करेंगे? तो बेसिकली मुझे डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो मेरा ड्रॉबैक है, वो केमिस्ट्री का ड्रॉबैक है। बट हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में एक वरदान भी मिला है कि हमें इस एब्सोल्यूट वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे अगर मैं पूछूंगी कि अच्छा मेरा जो डस्टर है ना, वो अभी जैसे मैंने रूम में लेट्स से टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, गर्मी बहुत है, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया है, तो ऐसे केस में भी जो डस्टर है भाई वो भी 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे होगा। मैं पूछूंगी डस्टर तेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, डस्टर बोलेगा मैं रेस्ट पर हूँ, मेरे पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और मान लेते हैं उसके पास पोटेंशियल एनर्जीज वगैरह भी नहीं है। मैं पूछूंगी तेरे पास इंटरनल एनर्जी कितनी नहीं है, तो डस्टर बोलेगा निकाल लो, तो मैं कहूँगी निकाल तो सकते नहीं है, तो डस्टर बोलेगा फिर भगो यहाँ से, नहीं निकाल सकते तो मैं क्या करूँ, सही बात है, मैं क्या करूँ। अच्छा, फिर मान लेते हैं इस डस्टर को उठा के मैंने बाहर के कमरे में रख दिया जहाँ पे अभी का तापमान लगभग 40 डिग्री तो होगा ही कम से कम। तो ऐसे केस में वहाँ पे अगर मैं जाके पूछूंगी कि डस्टर अब तुम्हारी इंटरनल एनर्जी कितनी है, तो क्या कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ होगा? ऑब्वियस है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन सब कुछ वेरी कर गया होगा एटॉमिक लेवल पर भी, तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ तो चेंज क्रिएट हुआ होगा। मैं पूछूंगी अच्छा डस्टर तुम्हारी 40 डिग्री सेल्सियस में इंटरनल एनर्जी बताओ कितनी है, तो डस्टर तो बताएगा नहीं, हमको निकालनी पड़ेगी, बट हमारे पास तो कोई टेक्निक ही नहीं है उसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का। फिर अब क्या करें हम लोग, बताओ। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि मुझे किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पर इंटरनल एनर्जी कितनी है उसकी जानकारी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि जब वो पर्टिकुलर क्या कहते हैं प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गई, तो उस दूसरे स्टेट में जाते वक्त कितना चेंज आया इंटरनल एनर्जी में, मुझे उससे मतलब है। जैसे मान के चलो, इमेजिन करके चलो, हाँ, कि मेरे पास एक सर्टेन सिस्टम है, मुझे नहीं पता उस सर्टेन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, राइट। मैंने उस सिस्टम को किसी दूसरी स्टेट पर ले गई, मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच मतलब वहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स कहता है आप मत जानो ना भैया इंटरनल एनर्जी कितनी है, आप बस इतना बता दो कि डेल्टा यू कितना है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा यू कितना है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है आप वो कैलकुलेट कर लो। जो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करोगे ना, बस उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। जब मैं 12th में थी मुझे खुद को डाउट होता था कि यार जब हमको एब्सोल्यूट वैल्यू ही नहीं पता तो मैं चेंज कैसे कैलकुलेट करूँ। जैसे अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि पहले मेरे मार्क्स 20 आए थे, अब मेरे मार्क्स 40 आए, तभी तो मैं बता पाऊँगी कि मेरे इसमें 20 का चेंज आया है। बट अगर मुझे ना इनिशियल वैल्यू पता है ना मुझे फाइनल वैल्यू पता है, तो आखिर मैं ये चेंज कैसे कैलकुलेट करूँगी, डाउट, ठीक है, आखिर ये चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस टॉपिक पे भी बात करते हैं, बट पहले इसका थ्योरी पार्ट खत्म कर लेते हैं, फिर आते हैं इस टॉपिक पे वापस में, ठीक है, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैडम फिर हम कैसे काउंट करेंगे, तो वो हम समझते हैं कि कैसे काउंट करेंगे। बट पहले आगे मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। मिसलेनियस टॉपिक ये है कि अब मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मान लो, इमेजिन करो आपके आजू बाजू मैंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, मैंने आपके आजू बाजू एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, ठीक है। मैंने मेरे सिस्टम को बोलो क्या कर दिया, मैंने मेरे सिस्टम को रेस्ट पे रख दिया। अगर मैं मेरे सिस्टम को रेस्ट पे रख रही हूँ तो ऑब्वियस है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 0। मैं ना तो किसी भी प्रकार की कोई एक्सटर्नल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रही हूँ, ठीक है, ना तो मैं किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही हूँ। तो
तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो पोटेंशियल एनर्जी भी बोलो कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो अब ऐसे केस में अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैम अब आप बताइए टोटल एनर्जी बॉडी की क्या है, तो क्या तुम टोटल एनर्जी बॉडी की 0 कहोगे? ऑब्वियसली नॉट। आप ये नहीं कहोगे कि 0 है। क्यों? क्योंकि उसके पास मैम कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है ना। तो यानी कि अब उस बॉडी की टोटल एनर्जी किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी के। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2 टर्म्स थे जो प्लस में थे, बेसिकली ये सारे टर्म्स बताओ क्या हो गए? ये सारे टर्म्स आपके 0 हो गए। तो ऑब्वियस है कि टोटल एनर्जी अब इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। और इंटरनल एनर्जी खुद किसके बराबर होती है? मैंने अभी ऊपर ऊपर बताया तुमको, इंटरनल एनर्जी खुद किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। किसकी मतलब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू आपका क्या कहते हैं रोटेशन, प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, है ना, राइट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है उस पर्टिकुलर सिस्टम की, प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज डॉट 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनर्जीज के समेशन के बराबर होती है। अब देखो, अगर मान लेते हैं बातचीत चल रही है किसी आइडियल गैस की, ठीक है, अगर बातचीत चल रही है किसी आइडियल गैस की, तो तुम तो जानते हो कि आइडियल गैसेस के केस में एक गैस पार्टिकल और दूसरे गैस पार्टिकल के बीच में कोई भी क्या नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता बिटवीन पार्टिकल्स। तो अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता, तो ऐसे केस में क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी को 0 सेट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो आप पोटेंशियल एनर्जी को 0 सेट, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितनी हो जाएगी वहां पे मेरी मॉलिक्यूलर लेवल पर? 0। तो ऐसे केस में क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि अब जो मेरे पास मेरी बॉडी की टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब ये काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन भी हो सकती है, रोटेशनल वाली भी हो सकती है ना, ये पर्टिकुलर ट्रांसलेशन वाली भी हो सकती है, लेकिन अब ये टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ये टोटल एनर्जी बराबर अब सिर्फ किसके बराबर है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। सॉलिड्स के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उनका वाइब्रेशन उतना ज़्यादा नहीं होता, तो आप काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन आप इग्नोर कर सकते हो। वो रोटेट उतने अच्छे से नहीं हो पाते, ट्रांसलेट नहीं हो पाते, तो आप यूजुअली इनको नेग्लिजिबल ले सकते हो, बराबर। लिक्विड्स के केस में थोड़ा वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो आप वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन थोड़ी इंक्रीज ले सकते हो। तो ऐसे में जैसे जैसे आप मैटर चेंज करोगे, आपको क्या होगा, वैल्यूज में वेरिएशन मिलेगा। बट आइडियल गैसेस के केस में क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि आप लोगों की जो टोटल एनर्जी है बॉडी की, ठीक है, अगर वो बॉडी को हम किसी भी प्रकार का मोशन नहीं करवा रहे, अगर उसे हम किसी भी प्रकार की फील्ड में नहीं रख रहे, तो जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी। वो भी कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी? मॉलिक्यूलर लेवल की काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मॉलिक्यूल एटम के लेवल की काइनेटिक एनर्जी पर, ठीक है। अच्छा, मतलब अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो आपकी जो टोटल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। और तुमने आइडियल गैस इक्वेशन तो पूरी पढ़ी है, तुमने पूरा लंबा चौड़ा डेरिवेशन भी किया है, तुम अच्छे से जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2, बोलो कितना, nRT। यानी कि किसी भी सिस्टम की, किसी भी गैस, आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ऐसे केस में अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज की, किसी भी बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी बोलो किस पर डिपेंड करेगी? वो भी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ही बेसिकली अभी क्या है, उसकी टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी ही बेसिकली यहाँ पे कौन है? काइनेटिक एनर्जी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब जब दुनिया में बातचीत होगी किसके बारे में, जब जब दुनिया में बातचीत होगी किसके बारे में? आप लोगों की आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, तब तक दुनिया में उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन रहेगी टेम्परेचर के। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जाता है। हमको लगता है कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों पे डिपेंड करना चाहिए, जो कि करती भी है। बट अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया जाए आइडियल गैस के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन हो जाता है टेम्परेचर का, उसका प्रेशर और वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। चाहे आप प्रेशर कितना भी करो, चाहे आप वॉल्यूम कितना भी करो, क्योंकि
आइडियल गैसेस में प्रेशर और वॉल्यूम को तो हम जानते ही है नेग्लेक्ट करते हुए चला गया है, राइट। बट अगर बातचीत हो रही है रियल गैसेस के बारे में, रियल गैसेस का मतलब वो गैसेस जो कि आइडियल नहीं है ना। तो रियल गैसेस के केस में आप ये नहीं कह सकते कि मैडम वहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। वहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है और वहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो नहीं ले सकते। अच्छा, इसमें तुम्हारा एक डाउट होगा कि मैम आपने बॉन्ड एनर्जी को और आपने इलेक्ट्रॉनिक लेवल की एनर्जी को क्या किया। तो मैंने उसको इग्नोर किया, वो इतनी कम होती है उनके कंपैरिजन में कि हमने उनको क्या किया है, इग्नोर किया है, ठीक है। अच्छा, आपको इसकी मैथ्स में नहीं घुसना, आपको इसके बस रूल्स याद रखने। तो अब ऐसे केस में क्या ये कहना सही होगा कि टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है? नहीं, क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूँ किसी रियल गैस के लिए, तो रियल गैस में टोटल एनर्जी पोटेंशियल को जीरो नहीं किया है। इसका मतलब टोटल एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पर काइनेटिक एनर्जी और उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों के सम के बराबर होगी। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी क्या? नहीं, ये तो गलत है ना। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी क्या? नहीं, वो दोनों पे डिपेंड करेगी। ऐसे केस में अब आपकी जो इंटरनल एनर्जी है यू, वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगी क्या रियल गैस के केस में? नहीं, वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वो तीनों का फंक्शन होगी। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आपका इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस एंड इंटरनल एनर्जी फॉर रियल गैस। ठीक है, ये कहानी थी। अच्छा, अब एक और टॉपिक है यहाँ पर, सबसे ज़रूरी सा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं हम लोग कि ये जो इंटरनल एनर्जी है, जैसे कि हम जानते हैं ये एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी कैसी है? एक स्टेट फंक्शन है ना। यू आप लोगों का क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। अगर यू एक स्टेट फंक्शन है, किस पे डिपेंड कर रहा है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वो स्टेट फंक्शन है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। वो एक स्टेट फंक्शन है, वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, वो आप लोगों के वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। जिस दिन तुम्हें स्टेट फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया गया था ना, उस दिन तुम्हें एक कहानी सुनाई गई थी कि जब भी कोई भी चीज़ अगर एक स्टेट फंक्शन होती है तो आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो, उसे एक पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? डी यू इक्वल्स टू, बोलो क्या आ जाएगा? डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डॉट आपका कितना डी टी, प्लस क्या लिख सकते हो? डेल यू अपॉन में डेल वी और एट कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी। वैसे आप इसको भी लिख सकते हो, आप इसको भी लिख सकते हो। मैं उन दो को नहीं लिखवा रही हूँ, बस मैं इसको लिखवा रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी नीड है और बाकियों की नीड नहीं है। अब तुम आगे जब केमिस्ट्री और पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि बेसिकली जब हम डेल यू बाय डेल टी लिखते हैं, वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये जो ब्रैकेट के बाहर वी लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे क्या कहा जाता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उस पर हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, अभी मैंने आपको ये सारे टर्म्स नहीं सिखाए। अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है, बट इसको बेसिकली हम लोग सीवी कहते हैं। तो डोंट यू थिंक तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज डी यू इक्वल्स टू, अच्छा बोलो क्या? सी वी डॉट डी टी। ठीक है, प्लस में बोलो कितना आ जाएगा? डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी। ये मेरे पास इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला क्या आपके रियल गैस के लिए कि आइडियल गैस के लिए? ऑब्वियसली रियल गैस के लिए है, क्योंकि आइडियल गैस में तो वो चीज़ वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, तो अगर इसी सेम फॉर्मूले को मैं आइडियल गैस के लिए मॉडिफाई करना चाहूँ, है ना, मैं इसको क्या करूँ, आइडियल गैस के लिए मॉडिफिकेशन करना चाहूँ, तो तुम जानते हो कि आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ ओनली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, उसका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि फॉर आइडियल गैस इक्वेशन जो मेरे पास डीवी है, वो डीवी बराबर बोलो क्या हो जाएगा? एक जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो ऐसे केस में देन आइडियल गैस के केस में यही फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा? डी यू इक्वल टू सी वी डॉट डी टी। ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा आइडियल गैस के केस में, राइट। अच्छा, अब डी यू मतलब स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही है ना। डी टी मतलब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे यही
चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू लंबे के लिए मिले, मतलब ज़्यादा इंटरवल के लिए मिले, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, चीज़ों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बातचीत की गई है किसके लिए की गई है, 1 मोल के लिए की गई है। अगर यही सेम बातचीत मैं n मोल्स के लिए करती हूँ तो n मोल्स के लिए देखो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, du इक्वल टू n टाइम्स ऑफ CV डॉट dt। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है, इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दूँ तो इंटीग्रेट करने से ये चीज़ बताओ क्या हो जाएगी, du आपका U1 से लेकर U2 इनिशियल से फाइनल, n तो खैर कांस्टेंट है, उसको तो इंटीग्रेट करते नहीं है, CV भी हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे नहीं, इंटीग्रेट करेंगे dt को T1 से लेके बोलो कहाँ तक, T2 तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका U2 माइनस U1, बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, n टाइम्स ऑफ CV, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा U, इसको लिख सकती हूँ n टाइम्स ऑफ CV और ये आ जाएगा डेल्टा T। सो दिस इज माई फॉर्मूला फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये मेरा फॉर्मूला है किसके लिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कहानी आपको याद रखनी है, बराबर। अच्छा, बढ़िया है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, है ना, कुछ भी कठिन नहीं था इसमें एज सच। अब बात ये है, एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये किसके लिए है, ये रियल गैसेस के लिए, क्योंकि रियल गैसेस के केस में आप डीवी को क्या मान सकते हो, आप आइडियल गैसेस के लिए आप क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो। क्या ऐसी और भी कोई प्रोसेस है क्या जिसमें डीवी बराबर 0 हो जाता है और हमको यही सेम फॉर्मूला मिले, बिल्कुल। अगर आप रियल गैस के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, और वो भी आइसोकोरिक तरीके से, आइसोकोरिक मतलब जिसमें वॉल्यूम सेम हो, ठीक है, मतलब कोई वॉल्यूम में चेंज ना हो, तो देखो रियल गैस है और आपकी प्रोसेस आइसोकोरिक है तो भी तो डीवी 0 ही होना है ना। तो रियल गैस में अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो भी डीवी 0 होगा। अगर आइडियल गैस है और उसके लिए आप बात कर रहे हो तो आइडियल गैस में आइसोकोरिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आइडियल गैस में ऑटोमेटिकली वो चीज़ 0 हो जाती है। तो आइडियल गैस के लिए कोई भी प्रोसेस चलेगी, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, जो चलाना चलाओ, कोई भी प्रोसेस के लिए डीवी बराबर 0 होता है। बट आइसोकोरिक चाहिए तो रियल गैस में होना, तो उसके लिए भी डीवी बराबर 0 हो जाएगा। या फिर अगर मैं बात करूं किसकी, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की, तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के केस में भी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम आप लोगों का क्या होता है, 0। तो तीनों ही केसेस के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तीनों ही केसेस के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बोलिए आपका क्या है, वैलिड है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी को लेकर। अब बात ये है कि जो मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया इंटरनल एनर्जी, इस इंटरनल एनर्जी का आप चेंज कैसे कैलकुलेट करते हो। जैसे मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं, इंटरनल एनर्जी हम एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते, जा मत कैलकुलेट कर, हम उसका चेंज कैलकुलेट करेंगे, चेंज। बट भाई जिस चीज़ की तुझको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता है तो उसका चेंज कैसे कैलकुलेट कर लेगा, राइट। तो इसका चेंज आप बताओ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए हम पहले तो ये सोचते हैं कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आखिर चेंज कैसे की जाती है। जैसे मैं बोलूँगी कि तुम्हारी एनर्जी ना मुझे चेंज, जैसे मान लेते तुम्हारे पास पैसे हैं, मैं कहूँगी कि मुझे तुम्हारा बैंक बैलेंस चेंज करना है, तो क्या है इसके 2 तरीके, या तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूँ तो तुम्हारा बैंक बैलेंस चेंज हो जाएगा, या तो मैं तुम्हारे पास से पैसे ले लूँ तो भी तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो। तो सिमिलरली अगर आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आप चेंज करना चाहते हो तो बेसिकली आप उसको क्या करो, आप उसके अंदर कुछ चीज़ें रिमूव करो, आप उसके अंदर कुछ चीज़ें बेसिकली ऐड करो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम लेते हैं, ठीक है, इस सिस्टम को रेस्ट पे रखते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन में नहीं चाहिए, हमको 0 चाहिए। इस सिस्टम को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर रखते हैं ताकि हम ये कह सकें कि हाँ करके भाई यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल के अलावा बॉडी लेवल पर, मैक्रो लेवल पे कोई काइनेटिक का कोई पोटेंशियल नहीं है। तो फिर सिर्फ क्या रहेगी, सिर्फ आपके पास इंटरनल एनर्जी रहेगी और बाकी जो थर्मल वर्मल एनर्जीज रहेंगी वो रहेंगी, है ना। अच्छा, मतलब आपके पास अब अगर मैं बॉडी को एक रेस्ट पे रख लेती हूँ, ठीक है, और उसको फ्री कर देती हूँ, कहाँ से फ्री कर देती हूँ, फ्रॉम आपकी पोटेंशियल एनर्जीज, तो बेसिकली उसके पास इंटरनल एनर्जी जो होगी
वो किसकी वजह से होगी? उसके पास जितनी भी उसकी एनर्जीज है, अब वो वाइब्रेशन की वजह से हो या किसी की भी वजह से हो, सम ऑफ ऑल एनर्जीज की वजह से होगी। मुझे नहीं पता कितनी है उन सारी एनर्जीज का सम, मुझको बिल्कुल नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि भाई इसकी इंटरनल एनर्जी ना चेंज हो जाए, मैं चाहती हूँ कि इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इंटरनल एनर्जी को आप चेंज कैसे करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के होते हैं दो तरीके। कैसे? कल की क्लास, अगर इसके पहले वाला क्लास अगर देखा है, अगर तुम्हें पता है कि एनर्जी का आदान प्रदान किस तरीके से किया जाता है, तो आप क्या कर दो बताओ? आप उसको हीट के फॉर्म में कर सकते हो या तो आप उसको वर्क डन के फॉर्म में कर सकते हो, ये ना। तो अगर आप हीट दोगे, हीट लोगे, वर्क डन करोगे, वर्क डन करवाओगे, तो किसी भी तरीके से आपकी इंटरनल एनर्जी बोलो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो हम इस चीज़ को देखो ऐसे समझेंगे कि मान लेते हैं अभी जो हमारी कृतिका है उसके पास कितने पैसे हैं मुझको नहीं पता, लेकर आई है स्कूल में सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, वो अपने बैग में रखकर, है ना। मुझे उसकी बैग में रखी हुई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता। मैं क्या करती हूँ? कृतिका से बोलती हूँ कृतिका 5 रुपये मुझको दे दे, वो मुझे दे देती है। तो अब कृतिका के पास कितना बैंक बैलेंस, मतलब उसके बैग में कितना पैसा बचा, वो भी मुझको नहीं पता। जब मुझे इनिशियल नहीं पता, मुझे फाइनल नहीं, तो फाइनल कैसे पता होगा? बट मुझे इतना तो पता है ना कि मैंने कृतिका से 5 रुपये मांगे, तो एक्चुअली हमारे कृतिका के पास पहले कितने भी पैसे रहे हों, अभी चाहे कितने भी पैसे हों, बट उसके पास पहले के मुकाबले अभी 5 रुपये क्या है? कम है। या फिर मैं कृतिका को 100 रुपये दे देती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि पहले कृतिका के पास कितने पैसे थे, मुझे अभी भी नहीं पता कि 100 रुपये मिलने के बाद उसके पास कितने पैसे हो गए, बट मुझे इतना तो पता है कि पहले के मुकाबले उसके पास 100 रुपये ज़्यादा है या पहले के मुकाबले 100 रुपये कम है। सो बेसिकली इसी तरीके से हम इंटरनल एनर्जी में काम करते हैं। हमको नहीं पता होती कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है, हमें ये नहीं पता होता है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या है। हम उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, है ना। हम उसकी मतलब उसको हीट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं या वर्क डन के फॉर्म में उसको एनर्जी देते हैं, और हम कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा पहले इतना वर्क डन था, अभी इतना वर्क डन है, तो बेसिकली चेंज कितना हुआ, या पहले इतनी हीट थी अभी इतना है, तो बताइए अभी चेंज कितना हो। बस खत्म। यहाँ से हमको पता चल जाती है कि हमारे पास हमारी इंटरनल एनर्जी कितनी है। यही होता है काम। तो आप कभी भी क्या करते हो? एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते, आप चेंज कैलकुलेट कर पाते हो, दैट्स ऑल। तो ये पूरी कहानी थी इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को रोकते हैं और उसके बाद कल हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। आखिर हीट पढ़े हो, वर्क डन पढ़े हो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी तो तुम्हारी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा।